संविधान बदलने का काम वो लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए या जो गतिविधियां नहीं कर पाए, उसको अब वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर दिया जा रहा है। उसी के साथ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खर्च रोकेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दिन का खर्चा कितना है? एक राष्ट्र एक पेंशन दे नहीं पा रहे हैं। एक लोग जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे और बीच के जितने लोग हैं राज्य के लोग, वे समाप्त हो जाएंगे। कि जो आपके गांव का मुद्दा होगा, जो आपके राज्य का मुद्दा होगा, वो राष्ट्रीय मुद्दे में विलीन हो जाएगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। वन नेशन वन चुनाव जब होगा तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा। जब मूल ढांचे में अगर परिवर्तन हो गया तो एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी उनको भी नहीं बख्शेंगे। यह दिन आने वाला है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन। सियासी भूचाल आ चुका है। विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ हैं खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन से भारत की जनता को वाकई में फायदा होगा या इसका असली फायदा किन लोगों को होगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि चर्चाओं में एक सवाल बना हुआ है पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से और तमाम टीवी चैनल्स पर कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान करना चाहिए। ये क्या है? मोटा मोटी दर्शकों को बताइए, एक्चुअल में ये है क्या? देखिए, आपके जो दर्शक हैं वो बहुत बौद्धिक रूप से संपन्न है। उस संपन्नता को वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात कही जा रही है, तो उसको मैं सीधे रूप से एकदम इशारे में पहुंचता हूँ। जैसे मुझे अपना ये कान पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ लूँ, चाहे मैं आपने सीधे पकड़ लूँ। तो जो काम संविधान बदलने का काम वो लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए या जो गतिविधियां नहीं कर पाए, उसको अब वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर दिया जा रहा है। लोकतंत्र में जब आप पढ़ेंगे, निधि जी आप तो बहुत अध्ययनशील पत्रकार हैं, जब भारतीय संविधान बन रहा था, इलेक्शन आयोग कैसा हो, उसके लिए जो डिबेट हो रहे थे, तो दुनिया के जो सबसे विद्वान लोग थे, अपने के मुंशी साहब थे, इलाहाबाद के हमारे जो जज साहब थे, उनके खरे साहब के जज साहब के लड़के थे, पिताजी थे, तो उन लोगों ने कहा था फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बिना किसी जाति भेद के होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है कि देख रहे हैं कुछ एक जाति विशेष के लोगों का नाम वोटर लिस्ट काट दिया गया। बहरहाल वो तो राजनीतिक मुद्दा, लेकिन मैं अपने आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, उसको बहुत समराइज कर दिया हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, आचार संहिता, संविधान की मूल ढांचा, केशवानंद भारती का केस, काला धन, पीला धन, लाल धन, पीला धन, हरा धन, जितना भी प्रकार का धन हो सकता है उसको देख लीजिए। उसके बाद कितना खर्च, मैं अपने आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि एक केंद्र का लोकसभा का चुनाव करने पर प्रति वोटर अगर खर्च होता है तो उसका खर्च का टोटल होता है 84 रुपया एक मतदाता पर। भारत सरकार इलेक्शन आयोग खर्च करती है 84 रुपया 5 साल में, तो अर्थात एक महीने का आपका लगभग 16 से 17 रुपया एक साल का पड़ता है। उसी के साथ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खर्च रोकेगा, तो माननीय मंत्री जी का एक दिन का खर्चा कितना है? माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दिन का खर्चा कितना है? और इस समय माननीय जो बहुत चर्चा में है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनका एक दिन का खर्चा आप लोग शोध करके मुझे बताइएगा। तब मैं आगे उससे तो जनता को ही फायदा होगा कि सरकार अगर एक दिन में चुनाव खत्म करा देगी, राष्ट्र को एक राष्ट्र की बात कर रही है, तो सरकार और काम कर सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकती है। जनाब उसी के साथ आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपने बहुत ही मौलिक प्रश्न पूछा है। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक शिक्षा कर दीजिए, एक राष्ट्र एक यूनिवर्सिटी कर दीजिए, एक राष्ट्र एक खाना कर दीजिए। आप बासमती का खाना खाएंगे?
गरीब का लड़का जो एकदम जानवरों को खाने के लिए भी योग्य न हो, जिसे समुद्र में फेंक देने पर भी कहे न पर्यावरण कहने के भी समुद्र में ही फेंक देंगे तब भी हमारा खराब हो जाएगा, वो खाना दिया जाता है। तो उसको भी मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय पोषण नीति बनाइए कि सबको खाना तो चावल चावल खाना है, सबको खाना तो ब्रेड ब्रेड खाना है, वो भी करके देख लीजिए। आप जो आपका राष्ट्र निर्माण में जो पूरी अपना जीवन जवानी दे देता है, उसको तो आप पेंशन, एक राष्ट्र एक पेंशन दे नहीं पा रहे हैं। तो मामला आपका देखिए क्या है, सबसे बड़ा बेरोजगार तो सोशल मीडिया के लोगों को आने वाला है। एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएगा तो आपके पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं रहेगा, किसी के नहीं बात पसंद आई। आप इतने लोकतंत्र के प्रहरी बनना चाहते हैं तो एक राष्ट्र एक मीडिया भी कर दीजिए साथ ही साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि मीडिया को भी कंट्रोल किया जाएगा, फिर तो रीजनल पार्टी पर भी एक सवाल बनता है कि रीजनल पार्टी जो है आरजेडी, बसपा, तमाम पार्टियां जो हैं ये सब भी खत्म हो जाएंगी। अब आपको मैं इसका बहुत मौलिक उदाहरण देना चाहता हूँ। क्रिकेट के मैच सारे लोग देखते हैं, उसमें टास होता है, तो चाहे भारत जीते चाहे पाकिस्तान जीते, तो देशवासियों आप जो सोच रहे हो कि हम एक राष्ट्र एक इलेक्शन होगा तो एक लोग जाएंगे दूसरे लोग आएंगे और बीच के जितने लोग हैं राज्य के लोग, उन लोगों को समाप्त होने की एक बार नहीं 1000 बार संभावना है कि वो जो है वो समाप्त हो जाएंगे। अब इसका जो तकनीकी पक्ष है कि आप एक राष्ट्र एक इलेक्शन कर रहे हैं तो इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, 72 में करना पड़ेगा, 181 में करना पड़ेगा, जिसके अनुसार कहा जाता है कि भाई उनका विधानसभा है, विधान परिषद है, उनका टेन्योर है एक राज्य में। जैसे अब व्यवहारिक बातें क्या होती मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ हम चुनाव लड़ते हैं महाप्रधानी का और साथ में लड़ गए प्रधानी का, तो एक महाप्रधानी का प्रचार करने के लिए हम दूसरे गांव में गए, तब तक अपने ही गांव के हमारे जो समर्थक थे दूसरे पार्टी लोगों ने खरीद लिया, बेच लिया, दारू मुर्गा पाक लिया। तो इसकी व्यवहारिक समस्या ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वे राष्ट्रीय मुद्दे में आ जाएंगे। अब गांव वाला एक तो मेट्रो ट्रेन की मांग तो नहीं करेगा कि मेरे इस खेत से उस खेत तक जाना है तो मुझे मेट्रो ट्रेन की दिया जा। उसको एक खड़ंजा आरसीसी पगडंडी नहीं बन पाती है, तो उसकी मूल मांग होगी क्या कि मुझे पहले सड़क दिया जाए। लेकिन जब केंद्रीय मुद्दा रहेगा कि नहीं भाई बहुत चीपेस्ट होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, इसलिए मेट्रो दिया जाएगा, रैपिड दिया जाएगा। तो मैं इसको इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि जो आपके गांव का मुद्दा होगा, जो आपके राज्य का मुद्दा होगा, वो राष्ट्रीय मुद्दे में विलीन हो जाएगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक सवाल और लेंगे, आखिरी सवाल। वर्गीकरण का मुद्दा काफ़ी तेजी से गरमाया हुआ है। सरकार चाहती है कि ST SC के कोटे का वर्गीकरण कर दिया जाए, जो लोग हाशिए पर हैं अभी भी उनको आगे लाया जाए। ये भी उसी तरीके से है, राष्ट्र को मजबूत करना, दलितों को मजबूत करना, आदिवासियों को मजबूत करना। सरकार जो काम करे करने दीजिए, विरोध किस बात का कर रहे हैं? देखिए ये आप पेन देख रहे हैं ना, कांसीराम साहब जो समझाते थे, अब ये कह रहे हैं कि हम उनको देंगे, उनको जोड़ेंगे जिनको कलम चलाने का ढंग ही नहीं है, जिनके पास संसाधन भरा हुआ है, ज्ञान भरा पकड़े, तुम हट जाओ अब। तो जो लाभ लेने की स्थिति में हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हुए हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप संपन्न हो गए, हट जाइए। जो लोग अभी तक किसी प्रकार से कोई उनके पास ज्ञान नहीं है, उनको कह रहे हैं देंगे। तो जब इनके जो बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक जो सब तरह से संपूर्ण भरा हुआ आदमी है, उसके बीच में कंपटीशन कराया जाएगा, तो निधि जी बताइए कौन जीतेगा? लोग समझ नहीं पाते बातें। ये हमारे गुरु जी थे, सिविल नेशनल कॉलेज में पढ़ाते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो कहते थे कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। तो इनकी बारीकियों को आप समझ नहीं पाएंगे। संविधान को कह रहे हैं बहुत कम खर्चालू है, अरे दुनिया का सबसे कम खर्च करने वाला भारत देश लोकतंत्र के बचाने में है। विधायक जी हैं, माननीय MLC साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जी है, लोग एक साथ ही चुनाव हो जाएगा तो एक पार्टी के पास इतने अनगिनत पैसे हैं कि उसको गिनने में भी उनको समय लगता है।
एक लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है। चुनाव आयोग पर आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग को लेकर लोकसभा चुनाव में काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। चुनाव आयोग को आकर अपने सफाई खुद देनी पड़ती है। किस देश में हम ईमानदारी से चुनाव कराते हैं? देखिए, इस देश में वो अपने से नहीं कर रहे हैं। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वो संविधान इलेक्शन कमीशन कैसा हो, कैनेडियन हो, फ्री एंड फेयर हो, वो बातें वहाँ से आई है, के मुंशी साहब के आई है। और जो संविधान सभा के विद्वान लोग थे उन लोगों ने सारी बातों पर किया है। अगर इलेक्शन कमीशन की साख कहीं गिर रही है तो उसको आकर स्पष्ट कर देना चाहिए, वो संवैधानिक दायरे में रहते हुए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अब देखने की बात है कि वन नेशन वन चुनाव है तो उसका भारत के संविधान पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देश के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वन नेशन वन चुनाव जब होगा तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा। जब मूल ढांचे में अगर परिवर्तन हो गया तो एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या इस देश के जो आम जनता हैं, मैं कह सकता हूं कि ये ऐसे लोग हैं, उनको भी नहीं बख्शेंगे। यह दिन आने वाला है। एक नेशन और वन इलेक्शन का जो परिणाम है, ये पहले जो आज़ादी के बाद से कुछ चुनाव, 2-3 चुनाव ऐसे हुए हैं, लेकिन वो बहुत अफरा तफरी का माल होता है। कहीं चेरा पूंजी में बरसात होती है, हमारे यहाँ सूखा पड़ेगा। हमारे यहाँ पूरा लू चलेगी तो जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ेगी। तो असुविधाएं बहुत हो सकती है, भौगोलिक रूप से हो सकती हैं, सामाजिक रूप से हो सकती हैं, राजनीतिक रूप से होती हैं। अगर आपको लोकतंत्र मजबूत करना है तो एक नेशन एक इलेक्शन को करवाने वाले सिद्धांत को मानने से पूर्व आपको संविधान को 100 बार पढ़ना चाहिए। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। वन नेशन वन इलेक्शन पे इन्होंने अपनी बात रखी और जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। जनता को अपना संवैधानिक मूल्यों को समझने की ज़रूरत है, संवैधानिक कर्तव्यों को पढ़ने की ज़रूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन तो सरकार चाहती है, लेकिन सोचिए मैनी डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधार पर, जेंडर आधार पर, तमाम आधार पर इस देश में जातीय भेदभाव, तरह तरह के भेदभाव की परिभाषा देखने के लिए मिल जाती है। सरकार उनको ख़त्म करने के बजाय चाहती है कि एक राष्ट्रीय एक चुनाव होना चाहिए, जबकि देश में तमाम चीज़ें हैं जिनकी स्थितियाँ अभी ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।